dear students. Today we will study factors affecting environmental pollution, which is chapter number 1 of environmental engineering. सबसे पहले इसमें आता है कम्युनिटी रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम। यहाँ कम्युनिटी से मतलब है बायोटिक सब्सटेंसेस। जैसा पहले मैंने आपको बताया था, बायोटिक सब्सटेंसेस से मतलब होता है जिनमें लाइफ हो। तो किसी भी इकोसिस्टम में आपको पता है दो चीजें होती है, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक सब्सटेंसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। सो अ कम्युनिटी इज द बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। कम्युनिटी का मतलब ही है विद लाइफ। एग्जाम्पल्स इसके हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स। तो इन सब में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है। जितने भी जिनको कहना चाहिए बायोटिक सब्सटेंसेस हैं, इन सब में आपस में एक रिलेशनशिप होती है। जैसे रैबिट एंड डियर डिपेंड अपॉन ग्रास एंड वेजिटेशन। तो यहाँ ग्रास वेजिटेशन में एक रिलेशनशिप है रैबिट और डियर के साथ। फिश माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, इनका ये भोजन है। लॉयन डिपेंड अपॉन डियर एंड काउ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड बॉडीज। जो आपने देखा होगा, कोई जानवर वगैरह मर जाते हैं तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जो मरी हुई जो बॉडी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक फूड है। तो एक तरह से सब मिलकर एक फूड चेन बनाते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आता है इसमें पॉपुलेशन। इसमें बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है, ये पॉइंट्स तो हम देख ही रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो आपको दुनिया भर की इंडस्ट्री चाहिए, आपको रोड्स चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, आपको फूड ज्यादा चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रकृति पर, एनवायरमेंट पर। एनवायरमेंट से अब हम बहुत ज्यादा चीजों की उम्मीद करेंगे। पानी की ज्यादा उम्मीद करेंगे, एयर की ज्यादा उम्मीद करेंगे, फूड की ज्यादा उम्मीद करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो उन्हीं चीजों को रिलेट करके यहां पर ये बताया गया है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग स्ट्रेस ऑन आवर एनवायरमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, एनवायरमेंट पे अब स्ट्रेस पड़ेगा। द इंक्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू पॉल्यूट द एनवायरमेंट एंड डिप्लीट इट्स रिसोर्सेज। ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा पॉल्यूशन होगा। आपके घरों से ज्यादा वेस्ट वाटर बहेगा। आप और हमारी जो टेंडेंसी है कचरा फेंकने की, वो बढ़ जाएगी यदि हम इंडियन कंडीशन की बात करते हैं। और नेचुरली जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, एयर, लैंड, ये सारे जो जो हमको बहुत कुछ देते हैं, ये अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। इट हैज इंक्रीज्ड एयर, नॉइस एंड लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, नॉइस पॉल्यूशन बढ़ेगा, लैंड पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पॉल्यूशन बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The increased demands due to increased population is threatening the future of sustainable life on earth. सस्टेनेबल का मतलब समझना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि क्या आप अच्छी हेल्थ के साथ आगे चलेंगे, आप सस्टेन करने लायक हैं। यदि हम एक लेक की बात करते हैं कि ये लेक सस्टेनेबल है, तो यहाँ सस्टेनेबल का मतलब होता है क्या यह लेक एक अच्छी हेल्थ के साथ रन करेगी, फ्यूचर में सुरक्षित है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तब एनवायरनमेंट में विभिन्न चीजों की सस्टेनेबिलिटी पे खतरा हो जाएगा।
जैसे लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी कम होती जाएगी, झीलें हैं ये ज्यादा प्रदूषित होती जाएंगी, नदियां हैं ये ज्यादा प्रदूषित होती जाएंगी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये पोल्यूटेड होता जाएगा। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, इट इज ड्यू टू CO2 बेसिकली। एक CO2 का आवरण अर्थ के चारों तरफ बन जाता है, उस कंडीशन में जो सन की लाइट अर्थ पर आती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर ऊपर नहीं जा पाती, तो अर्थ के बहुत पास में ही वो रेडिएशन रहते हैं चारों तरफ, इस कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉरेस्ट बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट का नियम है कि किसी भी देश में जो लैंड है उसका 1/3 होना चाहिए, लगभग 33%, लेकिन आज की तारीख में इंडिया की बात करते तो लगभग 10-11% है। ह्यूमन ऑल्सो कंटिन्यू टू ग्रेट डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा आपको बताया था अभी। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, इनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब ये है कि ये रिकवर्ड धीरे धीरे होते हैं। आप जितना कोयला काम में ले रहे हैं, पेट्रोल काम में ले रहे हैं, गैस काम में ले रहे हैं, अब इसको वापस रिकवर होने में सालों लग जाएंगे, सैकड़ों साल लग जाएंगे, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। मैनी पार्ट्स of the world suffer from a shortage of food and water due to excess demand। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है जिसके कारण फूड और वाटर की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है। ये हमारे लिए सोचने और सीखने लायक एक पॉइंट है। द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन की डिमांड बढ़ेगी मकान के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट काटेंगे। अब फॉरेस्ट में घुस जाएंगे हम तो क्या होगा, वहां पर जो जानवर रहते हैं, हैबिटेट मतलब उनका रिहायशी जगह जानवरों की, उस पर हमने अतिक्रमण कर लिया, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, वो एरिया कम हो जाएगा। तो नेचुरल हैबिटेट हमने कम कर दिया तो जानवरों की रहने की जगह कम हो गई, उससे पूरा जो एक फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों की तरफ मूवमेंट, गांवों से शहरों की तरफ मूवमेंट। आपको पता ही है गांवों से शहरों की तरफ मूवमेंट क्यों होता है, इन सर्च ऑफ जॉब्स। अभी भी आप देखते हैं, यदि हम अजमेर की बात करें तो जितने भी आस पड़ोस के गांव हैं वहां से सैकड़ों लोग रोज अजमेर आते हैं जॉब की तलाश में, या जो जॉब कर रहे हैं और वापस शाम को चले जाते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, और कुछ लोग सेटल भी हो जाते हैं परमानेंट। इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन। जो लोग आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं उसको फ्लोटिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरली इसके इफेक्ट्स एनवायरनमेंट में वो ही होंगे जो अभी हमने पूर्व में देखे थे। आप ये देखिए, हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज। पूरे ग्लोब की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आधी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, शहरों में। और यह माना जा रहा है कि 2050 तक लगभग 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 का मतलब लगभग 70% पॉपुलेशन शहरों में रहने लग जाएगी। तो अब आप सोचिए इस पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका क्या प्रभाव होगा। नेचुरल है, यहाँ पे भी वही इसके प्रभाव में पुअर एयर वाटर क्वालिटी, इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर डिस्पोजल प्रॉब्लम्स, हाई एनर्जी सोर्सेज कंजम्पशन। हाई एनर्जी सोर्स कंजम्पशन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सब डिमांड्स बढ़ जाएंगी, पेट्रोल कोयला सबकी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें वही हैं जो नेचर पर विपरीत प्रभाव डालेगी जो हमने पॉपुलेशन में पढ़ी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। क्यों हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सीधा सीधा है ड्यू टू इंक्रीज इन बेसिक रीजन हर चीज का है, पॉपुलेशन में इंक्रीज।
क्यों इंडस्ट्रीज बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही है। आपको कपड़े की इंडस्ट्री चाहिए, आपको टू व्हीलर्स की इंडस्ट्री ज्यादा करनी है, आपको फोर व्हीलर्स की इंडस्ट्री करनी है, आपको जो घरों में सामान आपको खाने पीने के लिए चाहिए उनकी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है क्योंकि उनकी डिमांड है। और डिमांड क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। देयर आर 4 मेजर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन: एयर, वाटर, सॉइल एंड हैबिटेट। इन सब का पॉल्यूशन या इन सब पर विपरीत प्रभाव इस इंडस्ट्रीज के कारण हो रहा है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन जो इस केस में हो रहा है वो एयर पॉल्यूशन। आपने देखा होगा जहां जहां इंडस्ट्रीज है वहां पे चिमनियां ला रखी है, उन चिमनियों से सारा धुआं कहाँ जा रहा है? एयर, एटमॉस्फेयर की तरफ, और वो पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये लोग वो ज्यादा समझ सकते हैं जो इंडस्ट्रीज के पास में रहते हैं। सांस लेने में पर्टिकुलर टाइम में जो दिक्कत होती है दैट इज एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्री। पानी, वाटर प्रॉब्लम। इंडस्ट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जो अपना वेस्ट कहाँ डिस्पोज करती है, कहाँ फेंकती है? पानी में, बिना किसी ट्रीटमेंट के बड़े आराम से फेंक रहे हैं। तो धीरे 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 क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। हमारे यहाँ राजस्थान में देख लीजिए, आना सागर देख लीजिए, आना सागर लेक। उदयपुर में देख लीजिए आप, आयड जो रिवर है, ये आयड रिवर इस समय बहुत पॉल्यूटेड है क्योंकि उदयपुर में जो आयड रिवर के पास में जितने भी इंडस्ट्रीज है वो सारा कचरा फेंक रही है। सारा वेस्ट कहाँ जा रहा है? आयड रिवर में। तो इस तरह हमारे देश में बहुत से वाटर बॉडीज, जिनको आप वाटर बॉडीज का मतलब है नदियां या झीलें, ये प्रदूषित हो रही हैं इंडस्ट्रीज के वेस्ट के कारण। लैंड पॉल्यूशन, इंडस्ट्री जरूरी नहीं है कि अपना वेस्ट पानी में फेंके, जहां पर खाली जमीन है वहां पे जाके इसको डंप कर दिया जाता है। तो क्या होता है? लैंड का पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है, वहां पे जो फसलें उग रही थी वो लगभग लगभग वहां खत्म हो चुकी है। अब हमारे शहर का जितना भी कचरा है, जैसे अजमेर की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी नगर निगम क्या करता है, वो सारा कचरा उठा के किसी खाली जगह धीरे धीरे डंप करता है। अब डंपिंग के बाद क्या होता है? उस कचरे में जो भी हार्मफुल चीजें हैं, जब कभी बरसात हो रही है तो वो पानी के साथ जमीन में चली जाती है और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देती है। ऐसा दुनिया में बहुत जगह हो चुका है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इसलिए हो रहा है कि खाली जगह पर आपने कचरा डंप किया और सालों बाद पता पड़ा कि वहां का जो जो हार्मफुल चीजें हैं उस कचरे में, वो पानी के साथ जमीन में ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रही है। और वहां पर उस ग्राउंड वाटर को यदि यूज किया जाता है तो वहां बीमारियां फैलने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसके कारण जंगल साफ हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज को जगह चाहिए तो पता पड़ा कि जंगल के एरिया में इंडस्ट्री खोल ली, जंगलों की कटाई शुरू हो गई। तो नेचुरल हैबिटेट को वापस हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये एक फोटोग्राफ है एक इंडस्ट्री का, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कितना धुआं ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, हार्मफुल। आराम से बड़े मजे से इसको एटमॉस्फेयर की तरफ थ्रू चिमनी ये जा रहा है। तो अब क्या होगा? इस एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर रहा है और जहां जहां फैलेगा ये, वहां पे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी उन गैसेस का समावेश एटमॉस्फेयर में हो जाएगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। यहां पर भी एक इंडस्ट्री दिखाई गई है, इसमें भी आप देखिए चिमनियों से धुआं आकाश की तरफ जा रहा है जो कि एक एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स। यहां पर देखिए आप, इस इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो सीधा एक वाटर बॉडी, इट मे बी ए लेक, इट मे बी ए रिवर, जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, इसमें फेंका जा रहा है बिना ट्रीटमेंट के। तो दुनिया में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां नदियां और झीलें
इन इंडस्ट्रीज के वेस्ट के कारण पूरी प्रदूषित हो चुकी है। हमारे यहाँ पे लिविंग एग्जाम्पल है यमुना नदी जो दिल्ली से निकलती है। सारा का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी में फेंका जाता है और इसको ट्रीट करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए हर साल पूरे किए जाते हैं, लेकिन जो मेजर सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट वो तो जा ही रहा है, इसलिए पॉल्यूशन इसका कोई बेसिकली कम नहीं हो रहा। अगला इशू है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ज्यादा सड़कें होगी, ज्यादा ट्रैफिक होगा, अब ज्यादा पेट्रोल गैसेस का कंजप्शन होगा, ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन होगा तो उन एयर पोल्यूशन में एटमॉस्फेयर में वो गैसेस जाएंगी जो हेल्थ ऑफ पॉइंट से हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस, और सीधा सीधा है CO2 वगैरह आएंगी। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वापस यहाँ पे कंसेप्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग विल इंक्रीज। द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज ए मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का एक सोर्स होती है। उसमें कई गैसेज हैं, जैसे वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। These gases act as a blanket समझते हैं आप, अर्थ के चारों तरफ एक कवर बना लेती है, absorbing sun radiation and preventing it from escaping into space। ये एब्जॉर्ब कर लेती है सन का रेडिएशन जो अर्थ से वापस सन की तरफ जाता है रिफ्लेक्ट होके। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है। तो हम कई बार सुनते हैं कि बहुत से छोटे छोटे टापू वो पानी में डूब चुके हैं समुद्र में, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बढ़ जाएगी या बढ़ रही है, जिससे समुद्र का पानी का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह से द गैसेस एमिशंस एंटरिंग इनटू वाटर बॉडीज, लेक, रिवर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन। सड़कों से जो ट्रैफिक चलता है इसके कारण जो एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होता है, ये पॉल्यूशन की जो गैसेज हैं वो दिन के पर्टिकुलर टाइमिंग्स में, पर्टिकुलर सर्दियों में जो लेक्स हैं, झीलें हैं, इनके वाटर पर टॉप पर आकर पानी में मिक्स हो जाती हैं। तो ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक सोर्स है। इसके अलावा जब ये वाटर में मिक्स हो जाएगी तो वहाँ पे फिश या दूसरा जो प्रजातियां जो पानी में रहती है उनके लिए भी एक डेंजर का सोर्स हो जाती है। इंसेक्टिसाइड्स समझते हैं, वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए बनाए जाते हैं। हम घरों में भी इनको छिड़कते हैं, हम खेतों में भी इनको छिड़कते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए कीड़ों को मार देते हैं। इनको जिस तरह यूज किया जाता है, जैसे खेतों में इनको स्प्रे फॉर्म में यूज किया जाता है, तो आप ये मान के चलिए स्प्रे जब करते हैं तो 70% पार्ट खेतों में काम नहीं आता, वो हवा के साथ दूसरी दिशाओं में चला जाता है। और जब दूसरी दिशाओं में चला जाएगा तो कहां पहुंचेगा, आप या हम तक। हम उसको इनहेल कर लेंगे, इनहेल मतलब हमारी बॉडी के अंदर चल जाएगा सांस के साथ, और क्योंकि वो टॉक्सिक है तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को खराब करेगा। यदि स्प्रे नहीं करते, पानी के फॉर्म में देते हैं खेतों में तो क्या होगा, बरसात के दिनों में ये बहकर कहां चला जाएगा, साथ में पानी के झीलों में, नदियों में। तो वहां पर जो मछलियां और दूसरी प्रजातियां पानी में रहती है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एनवायरमेंटल इशू का एक ये मेजर एग्जांपल है जो हमें नजर नहीं आता, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी न किसी रूप में जो प्रजातियां, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनको एडवर्सली इफेक्ट करता है। दूसरी बात है, जहां ये प्रोडक्शन होता है, जिनका इंसेक्टिसाइड जहां बनते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या जहां पर स्टोर किया जाता है, वहां पर भी यदि लीक हो जाता है किसी कारण से तो इट में अगेन बिकम डेंजरस। इस फोटोग्राफ में आप बड़े आराम से देख रहे हैं, देखिए इसमें स्प्रे करके खेतों पर इंसेक्टिसाइड को छिड़का जा रहा है।
अब इसका 30% पार्ट तो यदि हवाएं चल रही है तो 30% पार्ट तो जा रहा है इनमें, खेत में जो फसल उग रखी है। बाकी लगभग 70% पार्ट हवाओं के साथ दूसरी दिशाओं में फैल जाता है और किसी न किसी तरीके से जो बायोटिक सब्सटेंसेस उनको नुकसान पहुंचाता है।